गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको 14 कहानी बूढ़ी का लेखक प्रेमचंद के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है बूढ़ी कहानी। कहने का मतलब ये है, ये कहानी बूढ़ी काकी से ही आरंभ होती है। इस कहानी का विस्तार मध्य भाग भी बूढ़ी काकी है और इस कहानी के अंत में भी बूढ़ी काकी का ही वर्णन है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कहानी का केंद्र बिंदु, मुख्य पात्र बूढ़ी काकी है। संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वर्णन और चित्रण किया गया है। सारी घटनाएँ उसी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका शीर्षक भी बूढ़ी काकी रखा गया है। बूढ़ी काकी, बूढ़ी मतलब होता है सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग। रिश्तों के इंद्रधनुष में जो बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, दादा दादी हैं, काका काकी, जो माता पिता, ये जो सीनियर होते हैं, इनको वृद्ध की श्रेणी दिया गया है। वृद्धजन, बुजुर्गजन। तो ये जो बुजुर्ग होते हैं, ये हमारे परिवार के महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। इनके पास जीवन का अनुभव होता है, जीवन की कड़वी सच्चाई होती है। इनका मान सम्मान करना, इनकी इज्जत करना, इनका ख्याल रखना, इन वृद्धजनों की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, नाना नानी की सेवा करें, काका काकी की सेवा करें। तो ये वृद्धजन जो हमारे परिवार में हैं, उन सब का आदर सम्मान करें, उनकी हर बात का ख्याल रखें, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, वक्त पर उनको हर प्रकार की सहायता करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका केयर करें। ये हमारा पहला कर्तव्य है। ये तीर्थ के बराबर है। माता पिता की सेवा या वृद्धजनों की सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा पुण्य काम है। जीवन में हमारा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि परिवार में हम अपने उत्तरदायित्व को समझें, परिवार के बुजुर्गों के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझें हैं और उनके प्रति हमारा जो फर्ज है उसका हम पालन करें। उनकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखें और उनकी भावनाओं का आदर करें, उनकी सलाह का आदर करें, उनको हर तरह से सुखी रखने का प्रयास करें। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है। उसको यदि हम लेने का प्रयास करेंगे या लेने के लिए तैयार रहें, लें, ये हमारा कर्तव्य है और इनसे हमें जीवन में सुख मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, शांति मिलेगा। हमारा जीवन हर दृष्टि से खुशहाल होगा, क्योंकि हम ऐसा करके हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। किसी पर कोई एहसान नहीं, ये हमारी ड्यूटी होती है। परिवार के हर सदस्य के प्रति, खासकर वृद्धजनों के प्रति, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं रहते हैं, वो जीवन की संध्या वेला में होते हैं, वैसे समय में उनकी सेवा और सत्कार करना हम सबका पहला कर्तव्य है। हम उनको समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को, विचारों को, इच्छाओं को समझने की कोशिश करें, उसका सम्मान करें और हर दृष्टि से उनको खुश रखने का प्रयास करें। तब देखना हमको उनसे क्या मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, आशीषें मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, जिनसे हमारा जीवन
सुखी बने। तो आज के इस युग में बड़ों का, बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, उनकी भावनाओं का आदर करना, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना हम सब का पहला कर्तव्य है। तो बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। दया, उन पर हम दया करें, सहयोग करें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, उनके प्रति उनका ख्याल रखें, उनके प्रति हम सेवा भाव रखें। ये जरूरी है हमारे लिए। बच्चा बूढ़ा एक समान होता है, ऐसी कहावत है। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनके प्रति सहृदय होना है, उनके प्रति सहानुभूति रखनी है, उनका ख्याल रखना है, आदि आदि सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। देखिए, ये संसार स्वार्थी है, ये संसार मतलबी है। ये संसार में सब लोग निज हित में मशगूल हैं। तो रिश्ते प्यार से पलते हैं, रिश्ते सहयोग से पलते हैं, रिश्ते सहानुभूति से फलते फूलते हैं। रिश्तों को जोड़ कर रखना जरूरी है, रिश्तों को बना कर रखना जरूरी है। रिश्ते जो बने हैं उनको निभाना जरूरी है। सॉरी। तो बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। मतलब जो बुढ़ापन जो होता है, बुढ़ापा जो होता है, उसका स्वभाव और बचपन में बच्चे का स्वभाव में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। वृद्धावस्था, बालपन में बहुत सारी समानताएं होती हैं, एक जैसा होता है। बूढ़ा बच्चा एक समान जिसको बोल सकते हैं। शब्दार्थ में देखिए, तुम्हारी बुक में दिए हैं, पुनरागमन, दोबारा आना, चेष्टा यानी कोशिश, समस्त यानी सारी, प्रतिकूल यानी विरुद्ध होना, संताप दुख, अनुराग प्यार, हिस्सा भाग, रसास्वादन आनंद लेना, अपशकुन अच्छा नहीं होना, सगुन अच्छा होना, अपशगुन बुरा होना, सम्मुख यानी सामने, मंसूबे यानी योजनाएं, क्षुधा यानी भूख होता है, अभिप्राय मतलब तृष्णा यानी इच्छा, तृष्णा। बूढ़े लोगों में बहुत तृष्णा होती है, उनको खाने, जैसे बचपन में खाने पीने का बड़ा चाव होता है, वैसे बुढ़ापे में भी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है बहुत बढ़ जाती है। हर चीज़ खाने की इच्छा, दांत नहीं है लेकिन मैं अच्छी से अच्छी चीज़ खाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खाऊं, ऐसी इच्छाएं जागृत होती है। समझ में? सत्यानाश समाप्त हो जाए। सॉरी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सदिच्छाएं, अच्छी इच्छाएं, स्वर्गिक यानी स्वर्ग का। इस कहानी में बहुत सारे कठिन शब्द हैं, यानी डिक्टेशन शब्द हैं, जिनको डिक्टेशन के रूप में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पुनरागमन, चेष्टा, इंद्रियां, विद्वेष, अंतर्ध्यान, रक्षागार, लोलुपता, विस्मयपूर्ण, केचुए, स्वादेंद्रियां, कंठारुद्ध, सदिच्छाएं, आदि बहुत सारे और भी हैं। आप हमारे साथ किताब पढ़िए, बुक रीडिंग कीजिए, और जो जो कठिन शब्द तुमको लगता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद एक एक पेज से 10-10 कठिन शब्द निकालिए और रफ कॉपी में लिखिए। एक एक बार 10-10 शब्दों को लिखना है, एक एक पेज 10 शब्द निकालिए कठिन शब्द, और किताब से देख के लिखिए। तो इस प्रकार तुम्हारा डिक्टेशन जो होगा वो मजबूत हो जाएगा। ये जरूरी है और इस पर ध्यान देना है। शुद्ध लेखन,
शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध लिखना है, तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, आप भी बुक रीडिंग कीजिए, और मैं कैसे बुक रीडिंग कर रहा हूँ आपको भी उसी प्रकार बुक रीडिंग करना है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा ना और कोई चेष्टा शेष थी, ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती। उसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, बेटे तरुण होकर चल बसे थे, अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिप्पो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता गरंग देखते तो वे बूढ़े लोगों को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। तो इस प्रकार आपको रीडिंग करना है। पूरी कहानी को पढ़िए, ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। ऐसी कहानियाँ तुमको जरूर पढ़नी चाहिए, और इन कहानियों से जो शिक्षा मिलती है वो हमें जरूर ग्रहण करनी चाहिए। ये आदर्श कहानी है, इसमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं, अनेक प्रकार के संदेश हैं। तो ऐसी कहानियाँ दुर्लभ है, जरूर पढ़नी चाहिए। आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए और इस कहानी को समझिए, और इसमें जो संदेश है उसको अपने जीवन में उतारिए। तो पात्र परिचय, सबसे पहले आपको इस कहानी के पात्र परिचय बताते हैं। सबसे पहले है बुद्धिराम। ये बूढ़ी काकी का भतीजा है। बूढ़ी काकी की संतान थी, परंतु वो कुछ समय के बाद गुजर गए सब, इसलिए अब इस संसार में केवल उसका एक भतीजा है, जिसका नाम है बुद्धिराम। बूढ़ी काकी का भतीजा है। दूसरा है रूपा। ये रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। तीसरा पात्र है मुकराम। ये बुद्धिराम और रूपा का बेटा है। तीसरा है इसमें लाडली। यह बुद्धिराम और रूपा की छोटी लड़की है, सबसे छोटी बेटी है, लड़की है। ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये पात्र परिचय में इनका रिश्ता ध्यान में रखेंगे तभी कहानी को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए, पहला पैराग्राफ का अर्थ हम आपको समझा रहे हैं, भावार्थ बता रहे हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा ना और कोई चेष्टा शेष थी, ना अपने कष्टों की और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही।
समस्त इंद्रियां हाथ पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात कर इनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगते थे। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो यहाँ पर काकी का परिचय है और काकी का स्वभाव बताया गया है। तो एक लाइन है, बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः नारकबन होता है। मतलब जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है, तो उसमें बच्चों जैसी आदतें, बच्चों जैसा स्वभाव, बच्चों जैसा गुण, बच्चों जैसी विशेषताएं आ जाती हैं। बचपन में और बुढ़ापे में समानताएं देखी जाती हैं। तो बूढ़ी काकी को की जो जीभ थी, तो खाने पीने का बड़ा चाव था उनको, हर चीज खाने की इच्छा रखते थे। बुढ़ापे में अवस्था बुढ़ापापन था, वृद्धावस्था था, परंतु खाने की चेष्टाएं बहुत थी, हर चीज खाना चाहती थी, भरपूर मात्रा में खाना चाहती थी हैं। तो ये उसका स्वभाव था। और यद्यपि उनका शरीर कमजोर हो गया था, दुर्बल हो गया था, हाथ पैर जवाब दे चुके थे और घर में वो जमीन पर पड़ी रहती थी हैं। घर वाले कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करते या भोजन उसको वक्त पर जैसे नहीं मिलता या कम मात्रा में मिलता या बाजार से घर में कोई चीज़ खाने पीने की आती तो उसको नहीं मिलती या देरी हो जाती तो वो रोना चालू कर देती। उसका रोना साधारण रोना नहीं था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, जोर जोर से रोती थी और इस तरह से वो अपने दर्द, अपने पीड़ा को, अपने दुख को सबको बताती थी। उसे उसके बूढ़ी काकी के पति का स्वर्गवास हो चुका था। बेटे मतलब एक से ज़्यादा बेटे थे जो किशोरावस्था में है ना 12-13 साल तक आए हुए, उसके बाद गुजर गए। अब इस दुनिया में उसका एक भतीजा था जिसका नाम है बुद्धिराम, बूढ़ी काकी का भतीजा था। उस भतीजे का नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिखी। अब वृद्धावस्था आ गई तो भतीजे के कहने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय बूढ़ी काकी के प्रति लंबे चौड़े वादे किए। मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके कपड़े लत्ते का ध्यान रखूंगा, मैं आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूंगा, मैं आपका इलाज कराऊंगा। जो लंबे लंबे वादे, हर तरह की देखभाल करूंगा, सेवा करूंगा, सब चीज़ वो वादा किया हैं। और काकी को बड़े बड़े सब्जवाद दिखाए, सपने दिखाए और वो संपत्ति उन्होंने अपने नाम कर ली। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, अच्छा खासा उस संपत्ति से अच्छा खासा इनकम होती थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन नहीं मिलता था। उसकी मतलब देखो, उसकी कमाई से, उसकी ज़मीन से पूरे परिवार को लाभ हो रहा है, परंतु जिसकी ज़मीन है वो भूखे मर रही है। ये कलयुग है। भोजन मिलने पर उसको कठिनाइयाँ होती थी। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। जो लड़के होते हैं ना, वे बड़े बुजुर्गों को साथ मजाक करते हैं, उनका हंसी उड़ाते हैं, उनको उनके साथ उनका उपहास करते हैं, उनको बेइज्जती करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनको परेशान करते हैं। लड़कों का आमतौर पर ये स्वभाव है। तो ये जो लड़के थे इस घर में, बुद्धिराम के जो दो बड़े लड़के थे, वो ऐसे ही क्या करें, बूढ़ी काकी को सताते थे, परेशान करते थे हैं। इन दो लड़कों के जो माता पिता थे, माने बुद्धिराम और रूपा,
वो भी काकी के प्रति उपेक्षा रखते थे, उनका कोई सेवा नहीं करता था, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, उनको भोजन का दूसरी ज़रूरतों का ध्यान नहीं करते थे। तो ये जो लड़के बुद्धिराम के जब अपने माँ बाप को देखते कि हमारे माँ बाप हमारी इस बूढ़ी काकी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, दया नहीं, सहयोग नहीं, तो ये लोग भी वैसा ही उपेक्षा भरा व्यवहार काकी के साथ किया करते थे। चुटकी लेते, मजाक करते और मुंह में पानी भरकर उसके ऊपर कुल्ली कर देते हैं, भाग जाते। काकी परेशान होती, चीख मारती। लेकिन घर वाले प्राय ये सोचते थे कि वो केवल खाने के लिए चिल्लाती है, उसको खाली खाना चाहिए, 24 घंटा उसको खाना चाहिए। वो रोती है, चिल्लाती है तो उसका उद्देश्य एक ही है, उसका मतलब एक ही है कि उसको भूख लगी है और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए चाहिए। बाकी दूसरी कोई बात है, दूसरी कोई घटना है, दूसरा कोई और बात भी हो सकती है, ऐसा घर वाले नहीं समझते थे। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता। वो रो रही है, चिल्ला रही है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। उपेक्षा भरा व्यवहार, उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, इन सब बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। ये उसकी आदत है, ये ऐसा करती रहती है, बूढ़ी काकी का स्वभाव है ऐसा मानकर वो घर वाले चलते थे। यानी उनकी उपेक्षा हो रही थी, उनका अपमान हो रहा था, उनके किस प्रकार का आदर सत्कार नहीं हो रहा था। सब घर के सब लोग उनकी बेइज्जती करते थे, उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करते थे। जबकि बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम लिख दी थी। उसका भतीजा भी उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता था, उसकी पत्नी रूपा भी उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। हमने लाडली की बात में बताया, लाडली बुद्धिराम और रूपा की छोटी लड़की है, छोटी बेटी। तो बुद्धिराम के परिवार में काकी के प्रति यदि किसी को प्रेम था, सहानुभूति थी, तो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली के मन में काकी के प्रति प्रेम था, दया थी, सहानुभूति थी। घर में कोई भी चीज़ उसको खाने के लिए मिलती तो वो उसे काकी के पास लाकर उसके साथ बैठकर खाती थी। क्यों? उसके दो जो बड़े भाई थे वो उसके हिस्से की मिठाई को भी छीनने का प्रयास करते थे। लाडली के हिस्से में जो मिठाई आती थी उसको भी वो छीन कर खाने की कोशिश करते थे। इसलिए लाडली अपने भाइयों से बचने के लिए काकी के पास आकर बैठकर खाती थी। मिठाई हो, कोई चबेना हो, वो काकी के पास लाकर खाती थी। यह उसके लिए सुरक्षित जगह थी। यद्यपि काकी के पास आकर खाने में उसको महंगा पड़ता था, क्योंकि काकी को भी खिलाना पड़ता था, तो ये सौदा महंगा था, फिर भी वो इसको सह रही थी। क्योंकि भाई जो दो बड़े भाई थे उससे बड़े वो उसके साथ ज़्यादा अन्याय करते थे, उसको पूरा ही उसका खाने पीने का सामान को छीन लेते थे। इसलिए वो काकी के पास आकर चिपचिपाकर खाती थी। इस स्वार्थनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति, तो ये लाडली का स्वार्थ, और इस स्वार्थ के कारण से उसके मन में बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति की भावना हो गई थी। वो अपने हिस्से का कोई सामान काकी को देकर बांटकर खाने में उसको कोई आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि अपने प्यार से अपने हिस्से से कुछ निकाल कर देती थी। और भाई क्या करते थे, उसके हिस्से का सारा सामान छीनने की कोशिश करते थे। इसलिए उसको भाइयों का व्यवहार से बचना था, इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर खाती थी और उनको भी थोड़ा बहुत खिलाती थी। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी।
दृश्य बदल गया। दृश्य क्या बदला है? रात का समय है, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही है। शादी के समय या सगाई के समय शहनाई बजती है, तिलक के समय शहनाई बजती है। ये पुरानी परंपरा है। मंगल कार्य में शहनाई बजाई जाती है। शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रस आस्वादन कर रहा था। और गांव के बहुत सारे बच्चे शहनाई बजाने वाले आदमी के पास बैठकर शहनाई सुनकर उसका आनंद ले रहे थे। आज बुद्धिराम शहनाई क्यों बज रही थी? बुद्धिराम के घर में शहनाई क्यों बज रही थी उसके बारे में बताया जा रहा है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक है। बुद्धिराम का बड़ा बेटा, बुद्धिराम का बड़ा बेटा, इसका तिलक है, सगाई हो रही है। यह उसी का उत्सव है। ये जो उत्सव है बुद्धिराम के घर में, इसी का उत्सव। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करने में व्यस्त हैं। मेहमान हैं, घर के मेहमान भी हैं, बाहर के मेहमान हैं, गांव के मेहमान हैं, लड़की पक्ष के भी लोग आए हैं, तिलक लेकर आए हैं। भट्टियों की कढ़ाई चढ़े थे, घर में भट्टी जल रही थी और उसमें कढ़ाइयाँ लगी थी, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा रही थी, तली जा रही थी। पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी। अब पूड़ी जब कचौड़ी निकलती है ना तो उसमें बहुत सेंट आता है, सुगंध आती है। पूड़ी का एक सुगंध है, कचौड़ियों का भी सुगंध है। जो पूड़ी और कचौड़ी खाते हैं उनको पता है जब पूड़ी बनाई जाती है तो कितनी सुगंध आती है, जब कचौड़ी बनाई जाती है तो कितनी सुगंध आती है। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। एक बड़े पतीले में क्या बन रहा था? मेहमानों के लिए मसालेदार टेस्टी सब्जी बनाई जा रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। असली घी से इसमें सब कुछ बन रहा था, अच्छे मसालों में सब कुछ बन रहा था, इसलिए महक चारों तरफ वातावरण में महक का वातावरण था, सुगंध फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी कहाँ है इस वक्त? बूढ़ी काकी अपनी कोठरी हम जानते हो, छोटा सा जो कमरा होता है वहाँ पर बैठी थी। वह सुगंध उसे बेचैन कर रही थी, सुगंध ले रही थी और वो उस सुगंध से बेचैन हो रही थी। उसको लग रहा था घर में पूड़ियाँ बन रही हैं, कचौड़ियाँ तल रही हैं, मसालेदार सब्जियाँ बन रही हैं और उसकी महक चारों तरफ आ रही है। मेरे को ये सब खाने के लिए कब मिलेगा? कब मैं पूड़ियाँ खाऊंगी? कब मुझे कचौड़ियाँ मिलेंगी? कब मुझे मसालेदार सब्जियाँ मिलेंगी? इस प्रकार वो मन ही मन इन सब पदार्थों का खाने का सपना देख रही थी और बेचैन हो रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कितनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। सोचती है इतना देर हो गया, कब से सुगंध आ रही है, कब से सब बन गया है, सब खा रहे हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे लिए कोई लेके नहीं आया है, कितना देर हो गया, कोई भोजन मेरे लिए लेकर नहीं आया। क्यों नहीं मेरे लिए लेकर आए? मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं और जा चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुनों के डर से वह रो ना सकती, रो नहीं पा रहे थे। सब मेहमान खाकर चले गए हैं। वो सोच रही थी, कमरे में बैठी है, अपनी कोठरी में बैठी और क्या सोच रही? सब मेहमान खा के चले गए होंगे, इतना देर हो गया, सब खा लिए, मेरे लिए अभी तक खाना क्यों लेकर नहीं आया गया है? वो रोना चाहती थी क्योंकि रोने से ही उसको भोजन मिलता था, समझे? वो रोना चाहती थी लेकिन डर गई कि शुभ समय पर अगर मैं रोऊंगी तो अपशकुन हो जाएगा, घर वाले मुझे मारेंगे, डांटेंगे, लताड़ेंगे, अपमानित करेंगे। इस डर से, अपशकुन के डर से वो रोना चाहती थी परंतु रो नहीं पा रही थी। ऐसे में व्यक्ति को कितना दर्द होता है।
कोई आदमी अपने दुख को प्रकट करने के लिए रोना चाहता है, परंतु परिस्थितियाँ समय उसको रोने भी ना दे, तब उस व्यक्ति के दिल में कितना दर्द होता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस आज हम आपको इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट कल हम आपको इसके आगे की घटना के बारे में बताएंगे, क्या घटना घटती है। आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिए और ध्यान से इस कहानी को आप पढ़ लीजिए, पूरी कहानी पढ़ लीजिए, एक बार दो बार जितनी बार आपको अच्छा लगता है पढ़िए। ये कहानी एक ऐसी कहानी, एक बार चालू करने से जब तक पूरा नहीं करोगे आपको चैन नहीं, इसलिए मेरा कहा मानिए और कहानी को पूरा पढ़ लीजिए। हम समझा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए और प्रश्नोत्तर सभी पाठों का लिखना है, लिखते रहिए। इसको हम जांच करेंगे और उस पर आपका नंबर दिया जाएगा। इसी होमवर्क पर आपकी सफलता निर्भर है। कॉपी में लिखोगे तो ही परीक्षा में पास हो पाओगे, यानी होमवर्क जरूरी है। इस वक्त जो होमवर्क दिया जा रहा है सभी पाठों का प्रश्न उत्तर लिखना जरूरी है। आंसर शीट आपको भेज दी गई है, आप अपने मोबाइल को खोलिए और देखिए, प्रश्न उत्तर लिखिए, ठीक है। निबंध और पत्र भी लिखिए। आपकी बुक में, ग्रामर बुक में जो पत्र और निबंध है पढ़िए, लिखिए। ग्रामर बुक में जो हमने पढ़ाया ठीक उसको पढ़िए, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़िए। ग्रामर पूरा है क्योंकि बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ को हमेशा पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्लास में ग्रामर का भी हम थोड़ा टच करेंगे, ठीक। तब तक इजाज़त, ओके, नमस्कार, बाय।